हाँ जी, लाइबल टू इजीली ब्रांड एक वो चीज जो बिल्कुल इजीली तरीके से जनाब मतलब जलाई जा सके। जैसे हमारे पास आपको पता है ऑयल गैस होती है, इनफ्लेमेबल या कम्बस्टिबल, आतिशगीर, प्रोन टू बी बिलीव इजली, यानी एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर मुकम्मल एतमाद और इजली एतमाद किया जा सके, उसको कहते हैं क्रेडियलियस, काबिल एतमाद। फिट टू बी ईटन, खाने के काबिल। फिट टू बी चूजन, सेलेक्ट करने के काबिल। सेलेक्ट मतलब है कि चूज करने में मतलब बंदा एक फिट होता है उसको एलिजिबल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इजी टू बेंड। इजी बेंड का मतलब होता है मोड़ना, आसानी से मोड़ना, फ्लेक्सिबल। वन हु कैन नीदर रीड और राइट, जो बंदा पढ़ भी नहीं सकता जनाब, लिख भी नहीं सकता। इलिटरेट भी कह सकते हैं, अनएजुकेटेड भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अनएबल टू पे वन डेट, एक वो बंदा जो ना जो अपना कर्जा अदा करने में नाकाम रहता है, इंसॉल्वेंट भी कहते हैं और बैंकरप्ट भी कहते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग सीन, सो जिसके अंदर आपको शफाफियत नजर आएगी, यानी कि एबिलिटी नजर आएगी, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। आपको पता है ना, नैब जो है वो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करता है। तो नैब को जनाब वाला जी जो ऑर्डिनेंस इमरान खान ने निकाला है, तो उससे जो है ना नैब के जनाब मतलब है कि अंदर अंदर से तो ये सारे एक जैसे होते हैं, अपोजिशन और ये सारे, तो अंदर अंदर से नैब को खोखला कर दिया। अब यानी नैब किसी के ऊपर हाथ नहीं डालेगा ना ये जनाब वाला, वो अगर, लेकिन ये कि जो हाथ में आएगा वो आसानी से जाएगा नहीं वापस। ठीक है, यानी कोई भी अफसर होगा नैब के अंदर जो नया कमीशन बनाया ऑर्डिनेंस निकाला है, तो मैंने उसको पढ़ा है, तो उसके अंदर जनाब किसी सरकारी अफसर को वो पकड़ ही नहीं सकता। तो यहाँ से आप मतलब है ट्रांसपेरेंसी की जनाब वाला मिसाल देख लें। हर बंदे को जनाब नौकरी चाहिए, उसने क्या देखना है। आज हम पेयर ऑफ वर्ड स्टार्ट करेंगे। अच्छा जनाब, पेयर ऑफ वर्ड जो होते हैं ना, एक्चुअली ये कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। पेयर ऑफ वर्ड के अंदर क्या चीज होती है? पेयर ऑफ वर्ड के अंदर ये होती है कि जनाब आपके पास जो है कुछ वर्ड ऐसे दिए होते हैं जिनको जनाब वाला आपने जब पढ़ना है तो उनकी जो मतलब है वो जो आवाज आ रही होगी, तो उनके मतलब बोलने का स्टाइल होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी, लेकिन उनके मीनिंग मुख्तलिफ होंगे। और इसलिए जनाब इनको कंफ्यूज जब करने के लिए लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास जनाब कि अच्छा जी, तो ये जनाब कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। मतलब ये होता है कि जनाब वाला इसके अंदर आपको आप लफ्ज पढ़ेंगे तो दोनों एक जैसे पढ़े जाएंगे लेकिन इनकी मीनिंग मुख्तलिफ होंगे। तो ये बस एक मतलब है, इसी के पेयर वर्ड कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे जनाब वन, ABAT, अबेट, और ये जनाब एबेट। ठीक, आपने सिर्फ और सिर्फ मीनिंग याद रखने, आपको बाकी सारे आराम से करने आ जाएंगे। अबेट का मतलब होता है कम करना। ठीक है, कम करना मतलब टू लेसन, LESSON, लेसन का मतलब भी कम करना, या जनाब वाला टू सबसाइड। इसी तरह अबेट का मतलब होता है जनाब, अबेट का मतलब क्या होगा? मदद करना। मदद करना भी हो सकता है, और इसके साथ आप मतलब क्या लिखेंगे? टू हेल्प, और टू हेल्प के साथ लिखेंगे टू ऐड, AID, टू ऐड। ठीक हो गया। नंबर सेकंड, अब्सोल्यूट, ABSOLUTE। अब्सोल्यूट का जो मतलब होता है जनाब, उसका मतलब होता है मुकम्मल। क्या होता है? मुकम्मल। तो क्या लिखेंगे आप? मुकम्मल भी कह सकते हैं और असल भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट या रियल। इसी तरह इसके साथ जो इसका पेयर बनेगा वो बनेगा ऑब्सोलीट, OBSOLET, ऑब्सोलीट। अब दोनों का जनाब अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट जो है स्पेलिंग
مختلف ہیں لیکن پڑھا ایک جیسا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جناب نکارا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکارا. آپ نے صرف اردو والے میننگ یاد رکھنے ہیں, آپ کا MC کو آرام سے ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ نیچے اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب نکارا ہے, تو اس کا مطلب یہ جواب اس کا درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, نیکسٹ. نکارا مطلب ٹو نو لانگر ان یوز, وہ چیز جو کہ مطلب استعمال میں نہیں رہتی. نو لانگر ان یوز, وہ چیز جو اب استعمال میں قابل استعمال نہ رہے. نمبر 3 میں دیکھیں جناب, 3 کے اندر جناب 3 چیزیں آئیں گی. ایبلٹی, ABILITY. ایبلٹی کا مطلب ہوتا ہے جناب قابلیت. ٹھیک ہے. قابلیت مطلب ایبلٹی ٹو پاور سم تھنگ, یعنی آپ کو کوئی کام کرنے کی آپ کے اندر جو صلاحیت ہے, قابلیت ہے, اس کو یعنی کوئی کام آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اس کے ساتھ کیپیبلٹی, ABILITY. کیپیبلٹی, کیپیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت. ملتے جلتے ہیں ویسے, صلاحیت. پاور ٹو ڈوئنگ تھنگ, پاور ٹو ڈوئنگ تھنگ. نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا کیپیسٹی, CAPACITY. کیپیسٹی کا مطلب ہوتا ہے گنجائش. گنجائش مطلب یہ ہے کہ جناب پاور ٹو ریسیو, ہولڈ ٹو کنٹین, ہولڈ اور کنٹین. پاور ٹو ریسیو, پاور ٹو ریسیو, ہولڈ, یا کیا لکھیں گے آپ, کنٹین. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی, اس کو روکنے کی, اس کو بھیجنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, اس کی گنجائش ہو آپ کے پاس. دا تھیٹر واز فلڈ بائی ٹو کیپیسٹی, واز یعنی کہ جو سینما کا تھیٹر ہے جناب, اس کے اندر جناب ابھی بھی کمپلیٹ ہونے میں, فیل ہونے میں گنجائش موجود ہے. نمبر 4, 5 نمبر پہ لکھیں گے جناب, چوتھے نمبر پہ لکھیں ایکسیڈ, ACCED. ایکسیڈ, ایکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے جناب کسی تجویز یا درخواست سے اتفاق کرنا. کسی تجویز سے اتفاق کرنا, یعنی آپ کو کسی نے درخواست کی ہے یا آپ کو کسی نے تجویز دی ہے, تو آپ ان کی تجویز یا درخواست سے مطلب ہے کہ عمل کر رہے ہیں, اتفاق کرتے ہیں, تو جناب والا اس کو کہتے ہیں ایکسیڈ. ٹھیک ہے. یعنی ایگری ٹو ریکویسٹ اور پرپوزل. نیکسٹ ہے جناب کنسیڈ. کنسیڈ کا مطلب ہوتا ہے جناب تسلیم کرنا, ایکسپٹ کرنا. تو یعنی ایڈمٹ ایز ٹرو, گرانٹ, الاؤ, اپنے مطلب ہے غلطی کو یا اپنی اچھائی کو یا برائی کو, جو بھی چیز ہے اس کو ایکسپٹ کرنا. اس کے بعد ایک اور اس کے اندر بھی آ جائے گا ایکسیڈ, EXCEED, ایکسیڈ. ایکسیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا, بڑھ جانا یا زیادہ ہونا. ٹھیک. بس کے اندر جناب والا 50 سیٹیں بیٹھنے کے لیے, لیکن بندے ہیں 55, 5 بندے بڑھ گئے ہیں, ایکسیڈ ہو گیا. پانی جناب والا ایک آپ کو برتن ہے, وہ 5 لیٹر آتا ہے اس کے اندر, لیکن جناب پانی بڑھ گیا, پانی بچ گیا, تو پانی جب زیادہ ہو جائے گا تو جناب کیا ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. آخری لکھیں گے 5 نمبر پہ ACCEPT, ایکسپٹ. ایکسپٹ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. قبول کرنا کیسے؟ مطلب ریسیو سم تھنگ آفر, کسی نے جناب آپ کو آفر کیا اور آپ نے اس کو قبول کرنا. اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایکسپٹ, ایکسپٹ کا مطلب ہوتا ہے ما سوائے, ما سوائے, یعنی سوائے بھی کہہ سکتے ہیں, ما سوائے بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب علی کے علاوہ باقی تمام لوگ انوائٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اس کتاب کے علاوہ باقی کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ما سوائے. یہ جناب ہمارے پاس 13 ورڈ تھے آج کے. ان شاء اللہ تعالیٰ جناب
इसका भी हमारे पास जो है टेस्ट नंबर 168 का हिस्सा होगा, ठीक है, कल जो टेस्ट होगा। सर ये जो पेयर ऑफ वर्ड आपने करवाए हैं ये सिर्फ तहसीलदार के लिए, नायब तहसीलदार के लिए या पीपीएससी के बाकी पेपर्स के लिए भी है? बाकी पेपर के लिए भी है। इंग्लिश जो भी है ना, आप पीपीएससी के पेपर पास पर देखें, सिंपल जो पेपर आते हैं, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट, कोई भी एक्साइज इंस्पेक्टर, उसमें देखें ये सारी चीजें मौजूद हैं। सर तहसीलदार के 2 पेपर हैं, तो सर ये कब कब हैं? एक 17 को है, एक 24 को है। स्क्रीनशॉट भेज दिया, ओके हो गया। और सर जो नाइट के थे, चैट यहाँ पे ना करें, चुप करके तवज्जो दें। ये क्या कह रही है? तहसीलदार के जो इंग्लिश का पेपर होगा पहले वो ग्रुप 2 में होगा, मतलब 1 ग्रुप में होगा 10 बजे होगा, दूसरा ग्रुप जो होगा वो 2 बजे होगा। इसी तरह जनरल नॉलेज का भी सेम ऐसे ही होगा। सर समझ नहीं आई। तहसीलदार का जो पेपर होगा वो 2 ग्रुप के अंदर होगा, मतलब यह है कि एक फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। पहला ग्रुप जो होगा 10 बजे होगा, दूसरा ग्रुप 2 बजे होगा, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है इसलिए उनके पास जगह कम है, तो 2 ग्रुपों में होगा। लास्ट टाइम मतलब जब रूल नंबर स्लिप इश्यू हुई थी तो कुछ स्टूडेंट का 2 बजे था, कुछ का सुबह का टाइम था, पेपर एक ही था। अच्छा जनाब। सर और सर नायब तहसीलदार की तो अभी डेट नहीं आई ना? नहीं उसकी नहीं आई। वॉल्यूम म्यूट रखें तमाम लोग। ये सवाल बाद में भी पूछे जा सकते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा जनाब, आपका पता है ना कि जो आपका मतलब है कि किसी भी जगह पे आप बैठे हुए हैं, खासतौर पर मतलब तहसीलदार के पेपर में करेक्शन रूल आपको पता होना चाहिए। इसके तकरीबन 150 रूल है, लेकिन हमने तहसीलदार के पेपर से इसी वीक के अंदर जनाब 100 रूल पढ़ने हैं, 10 डेली पढ़ने, ठीक है। अच्छा जनाब, पहले नंबर पे आप देखेंगे नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन। वॉल्यूम म्यूट रखें। म्यूट है, ठीक है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि अली इज ए गुड बॉय। हाँ जी बताएं जनाब, अली क्या है? और इसके अंदर मुझे सिर्फ एक बात बताएं। अली नाउन है सर। अली नाउन है। अली क्या है? नाउन है। और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अच्छा जी, गुड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। और बॉय क्या है? प्रोनाउन। ये भी नाउन है। वेरी गुड। नहीं प्रोनाउन है और ए आर। ठीक है, प्रो एन ओ यू। और ये ए जो है ये हमारे सर ये कैसे पर? सर बॉय प्रोनाउन तो ना हुआ। याद देखो ना, अली की जगह जो है एक लड़के की बात की जा रही है। नहीं सर, ही शी प्रोनाउन होगा। अगर अली की जगह ही अली प्रोनाउन होगा और बॉय नाउन होगा सर। सर अली की जगह उसकी नाम की जगह अगर ही शी लगाया जाए फिर वो प्रोनाउन बन। हाँ नाउन हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमारे पास जनाब कॉमन और प्रॉपर नाउन होगा ना, अली प्रॉपर होगा, बॉय कॉमन नाउन। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमने प्रीपोजिशन के ऊपर जो है ना सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, आपको पहले पता होना चाहिए। अच्छा जनाब, ये जनाब जहाँ पर पेपर के अंदर मतलब इस फिक्रे के अंदर दिए होंगे तो आपने उसको कैसे हल करना है और उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी, ये जनाब मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा नॉन और प्रोनाउन। इसका नोट लिखेंगे आप लोग। नोट, if subject is a singular, is a if subject is a singular, क्या सिंगुलर बोला? नाउन हो या प्रोनाउन हो। नाउन होगा तो अली होगा और प्रोनाउन होगा तो ही या शी होगा, ठीक है। अच्छा जी, देन वी हैव टू यूज, देन
we have to use, then we have to use verb या helping verb. कौन सी भला? use singular वर्ब या जनाब हेल्पिंग वर्ब। यानी कि वो कहना ये चाहता है कि अगर जनाब स्टार्ट के अंदर आपका जो सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट आपका मतलब नाउन या प्रोनाउन है, तो फिर आपने जनाब जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर होगा। अब हम इसको मतलब पहला एक मतलब एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं। मसलन मुझे ये बताएं, अकरम, ठीक है, अकरम हैव डन हिज होमवर्क। जी जनाब, क्या अकरम गलती है है जनाब? अकरम हैज, की जगह यानी है इसका मतलब है जनाब ये जो हमारे पास नॉन है सिंगल आ गया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब होगा यस हेल्पिंग वर्ब हो, यानी ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब और ये हमारे पास जनाब वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा तो फिर हम वर्ब की जाने जाएंगे। इसलिए जनाब अकरम जो है हमारे पास सिंगुलर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका जनाब सही फिक्रा बनाएंगे, अकरम हैज डन। आगे फिक्रा बिल्कुल सही मान जाएंगे, यानी इसके अंदर हैव की गलती थी। एक और एग्जांपल आप लिखेंगे, दे इज हैप्पी, यानी क्या गलती आ जाएगी, दे इज हैप्पी टुडे। दे आर आ रहेगा। ये हमारे पास जनाब आर आ जाएगा, दे आर। ये एक सिंपल सी बात थी, दे आर। इफ सब्जेक्ट ऑफ प्लूरल नाउन प्रोनाउन, तो अब आपने एक इस फिक्रे के ऊपर एक और नोट लिखें। ये हमारे पास था, ये मतलब नोट नंबर 1 था, और इस फिक्रे के ऊपर आपने नोट नंबर 2 लिखना है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है, लिखें, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल नाउन और प्रोनाउन देन वी यूज प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मतलब यह है कि जनाब हमारा ये वाला सब्जेक्ट अगर होगा मतलब है प्लूरल, तो हम यहाँ पे जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। ओके जनाब, ये पहला रूल जनाब आपको समझ आ गया कि सब्जेक्ट सर आपने ये देख, जी जी सर आपने कहा कि अगर हमारे पास जैसे ये हैव था, आपने कहा कि अगर हमारे पास ये ठीक होगा वर्ब, देन हम जाएंगे उसके अगले हेल्पिंग वर्ब की तरफ, तो वो कैसे सर? जैसे वो आपने कहा इसका है मतलब उसके बाद डन। वो जी सर। वो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना ये अकरम, के अकरम वांट टू बी डॉक्टर, क्या गलती ऐसे होता है? कौन आएगा सर? ऐसा आएगा। वांट्स वांट्स आएगा। आएगा, यहाँ तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, ये हम आगे रूल पढ़ते जा रहे हैं। आपने ना इसको अभी हमने इसके अंदर जो भी चीज पढ़नी है ना नॉन और प्रोनाउन के अंदर, तो हमने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देख के करनी है। ठीक है, पहले हम देख रहे हैं वर्ब हेल्पिंग वर्ब को। अच्छा जी, ये हमारा पहला रूल हो गया जिसके अंदर जनाब हमने इसकी ये अगर दूसरा नोट लिखवा दें। दूसरा नोट लिखवा दूं, ठीक हो गया। ये जनाब जो रूल नंबर फर्स्ट है ना, इसका दूसरा नोट लिखना है। इफ subject is plural noun over pronoun, ठीक, noun या pronoun, then we have to use plural verb और हेल्पिंग वर्ब। बस ये वाला नोट था, और इसका फिक्रा मैंने लिखवा दिया
کہ دے از ہیپی ٹوڈے، دے آر ہیپی ٹوڈے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی لکھ لیا. لکھ لیا نا؟ اسی کو ایگزامپل تو دے دیں. یہ میں نے اگزامپل دی نہیں ہے. دے از ہیپی ٹوڈے، تو دے کے ساتھ جو ہیلپنگ ورب ہے وہ از ہے، تو دے ایکچولی پلورل نون ہے، تو اس لیے ہم از کے ساتھ اس کے ساتھ جناب پلورل ہیلپنگ ورب لگائیں گے تو وہ آر آ جائے گا. از کا جو مطلب ہے پلورل فارم ہے وہ کون سا ہے؟ از کے بعد آر آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں گے ہم جناب رول نمبر 2، دوسرا رول. if two noun or pronoun، اگر دو نون اور پرونون، دو نون یا پرونون are joined with جوائن کرتے ہیں with the help of، ہیلپ آف مطلب اگر دو پرونون آ جاتے ہیں ایک ہی فکرے کے اندر، دو نون آ جاتے ہیں ایک فکرے کے اندر، لیکن اس کے اندر کیا چیز دی ہوئی ہے؟ یا تو دیا ہوا ہے جناب نیدر، یا دیا ہوا ہے جناب نار، یا دیا ہوا ہے ایدر. ٹھیک. اگر یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، یا دیا ہوا ہے جناب ناٹ اونلی، یا دیا ہوا ہے جناب کیا آ سکتا ہے بٹ آلسو. سر ادھر کے ساتھ اور بھی آئے گا. ہاں اور ٹھیک ہے، ناٹ اونلی یا بٹ آلسو. اگر یہ دیا ہوا ہے تو دین آپ کیا کریں گے؟ دین وی ہیو ٹو یوز والی میوٹ رکھیں. دین وی ہیو ٹو یوز ورب ہیلپنگ ورب اکارڈنگ ٹو دا نیئرسٹ ہیلپنگ ورب یوز according to the nearest noun oblique pronoun. وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو مطلب ہے کہ سمجھ لیں، بلکہ اس کو سمجھ لیں کہ جو نیئرسٹ کا مطلب ہے کہ سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں، سیکنڈ نون یا اوبلیک پرونون، یہ بریکٹ میں مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ نے استعمال اس کو کرنا ہے تو آپ نے دوسرے نون یا پرونون کے مطابق استعمال کریں گے. سمجھ آگے بات کی؟ مثلا ایک فکرہ میں لکھتا ہوں جناب نمبر فرسٹ، ہی آر آئی ول گو دیئر. ہاں جی کیا بننا چاہیے؟ صحیح تو ٹھیک نہیں ہے. کیا لکھنا چاہیے آپ بتائیں؟ چل آنا چاہیے. نہیں دیکھو نا، فکرہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹو نون، ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ ٹو نون آر جوائنڈ ایدر ود دی ہیلپ آف. اچھا یہاں پہ ایک بات تو ہمارے پاس دی ہوئی ہے کہ ان میں سے ابھی تک وہ کچھ دیا بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. سر اور آ تو کیا ہے؟ ہاں یہ والا آ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. ہی آر not only but also we have to use verb helping verb according to the nearest noun، second noun کے مطابق. اب بتائیں جناب ہمارے پاس، سر مجھے لگتا ہے آپ نے ٹھیک لکھا سینٹینس.
आपने नहीं मैं बताता सही हूँ लिखा आपको। हुआ है। नहीं सही नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ही और आई। हाँ जी बताएं जनाब, यहाँ पे किस चीज की तब्दीली होनी चाहिए? यहाँ पे ही के शैल मुताबिक आना शैल चाहिए या की आई के मुताबिक आना चाहिए? आई के मुताबिक आएगा शैल। सर शेल आई आएगा। को आई के मुताबिक सर। शैल गो देयर। कैसे? उसने कहा ना कि नेरेस्ट जनाब, इसके नेरेस्ट कौन है? आई है, या उसने कहा जी सेकंड प्रोनाउन। मतलब ये है कि जनाब पहला ये होगा, दूसरा ये वाला होगा। पहला मतलब छोड़ के दूसरे वाला। तो नेरेस्ट जनाब इसके हेल्पिंग वर्ब के नजदीक कौन था? आई है, तो इसलिए हमने शैल लगा दिया। एक और सर आप लेते हैं। मैंने जी सुना है कि अगर आप किसी चीज पर जोर देते हैं कोई बात करते हुए अपनी, तब आप आई के साथ जो है वो विल भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल।